विष्णु शंकर जैन जी, क्या अभी भी आपको धमकियां मिल रही हैं? देखिए, यहाँ पे जो विषय है वो विष्णु शंकर जैन का नहीं है। विषय ये है कि इस देश में जो संवैधानिक प्रोसेस है, जो जुडिशियल प्रोसेस है, क्या अगर उसको कोई फॉलो कर रहा है तो उसको आप टारगेट करेंगे? ये विषय है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके। प्रत्युजित करीब 100 से ऊपर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई। क्या किसी ने बोला कि नहीं आप कोर्ट मत जाइए? जब 370 को एब्रोगेट कर दिया गया था तो कितनी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई? 5 ऑनरेबल जजेस ने उनको सुना और डिटेल्ड हियरिंग की गई। तब क्या किसी ने कह दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट कैसे चले गए? कितने ऐसे केसेस होते हैं जो एक वर्ग विशेष के लोग कोर्ट में लेके जाते हैं और अपनी बात रखते हैं। तो मैं एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूं कि अगर हमने अपना लीगल प्रोसेस फॉलो किया है, अपने रिसर्च को फॉलो किया है और अगर अपनी बात जुडिशियल ढंग से कोर्ट में रख रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? और एक बात और मुझे बताइए प्रत्युष जी, आपने एएसआई का एफिडेविट देखा होगा कि एएसआई ने कितना शॉकिंग एफिडेविट दिया है। एएसआई स्वयं कह रहा है कि हम वहां पे नहीं जा पा रहे हैं, जब हम वहां पे सर्वे करने गए थे तो हमें दिक्कत परेशानी हुई थी। तो ये किस तरह से हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं? ये किस तरह से, क्या कानून का राज और रूल ऑफ लॉ और जो कानून की किताबें में बड़ी बड़ी चीजें पढ़ाई जाती हैं, ये सारी चीजें तो एक मिथ्या बनती चली जा रही है जहां पे डेमोग्राफिक चेंज होता है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सवाल है कि जब 19 तारीख को वहां पे गए थे, कोर्ट का ऑर्डर हुआ था, उसकी कंप्लायंस में गए थे। अगर आपको वो ऑर्डर पसंद नहीं था, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आ जाते। आप मुझे बताइए, 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, 28 और 29 को सुप्रीम कोर्ट आए ना। यही चीज 19 तारीख को कर लेते। किसने रोका था? आपने उसको मोबोक्रेसी में बदला और इस पूरे प्रकरण को विष्णु शंकर जैन जी, आपने कहा कि आपको धमकियां मिल रही हैं और अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम और उनकी सोशल मीडिया टीम होगी जो गलत सूचनाएं, गलत वहां पर भ्रम फैला रही हैं। बिल्कुल, देखिए आप अगर उनके सारे ट्वीट्स पढ़ लीजिए, बयान पढ़ लीजिए। हाँ। उन लोगों ने क्या कहा है? उन लोगों ने पूरा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई। हाँ। उन्होंने क्लियर तौर पे कहा कि जब वहां पे मैं गया तो जय श्री राम के नारे लगाते हुए गया, जिसकी वजह से ये दंगा हो गया। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि कितना बड़ा झूठ और कितना बड़ा झूठ बोल सकते हैं आप, कितने इररिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं आप लोग, जब आपको केस के फैक्ट्स ही नहीं पता है। और ये सारे लोग बहुत सीनियर और बहुत वरिष्ठ लोग हैं। प्रत्युष जी, सच ये है कि जब वहां पे मैं गया था, सुबह 7:30 बजे गया था, प्रशासन की अगुवाई में गया था, प्रशासन की देखरेख में गया था, साथ ही साथ जितने वकील है मुस्लिम पक्ष वो मेरे साथ थे। और कोतवाली पुलिस स्टेशन से एक ऐसी गली से गया था जहां से मैं लौट नहीं पाया। जब वहां से मैं लौट रहा था तो भारी मात्रा में पथराव और आगजनी हो रही थी। तो सिर्फ और सिर्फ एक गली थी, क्योंकि गाड़ियां भी नहीं थी, सारी गाड़ियां जो है जो निकालने के लिए थी वो जला दी गई थी। तो एक गली थी जहां से बोला गया कि आप यहां से निकलिए और कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचे, आप 1 मिनट भी नहीं रुकिएगा। दिक्कत इस बात की है कि विष्णु शंकर जैन वहां से सेफ निकला कैसे? मेरे से सिर्फ 15 मीटर की दूरी पे भारी मात्रा में भीड़ खड़ी हुई थी और अगर ज्यादा देर और रुक जाते तो वहां पे हालात बेकाबू हो रहे थे। तो मैं सेफली निकल गया, इस बात की दिक्कत है। मैं आपके चैनल पे बात बोल रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से। आधे घंटे अगर वहां पे और रुक जाते तो वहां से नहीं निकल सकते। नहीं, एक बड़ा आरोप यह भी लग रहा है, पीडीपी चीफ ने यह भी कहा कि पहले मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढते थे, फिर मजार के नीचे ढूंढने लगे, कल को हमारे घर के अंदर घुस जाएंगे और वहां भी कुछ ना कुछ ढूंढेंगे। ये ऐसी याचिकाएं सिर्फ और सिर्फ देश में दंगे भड़काने के लिए। मैं वही कह रहा हूं ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की याचिका दंगे भड़काने के लिए थी। 370 को एब्रोगेट करना जो हो गया था, उसकी पूरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में दंगे भड़काने के लिए थी। हजारों ऐसी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पड़ती हैं, वो दंगे भड़काने के लिए पड़ती। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मुझे ये बताइए, और प्रत्युष जी मैं डिबेट यही खत्म भी कर दूंगा और माफी भी मांगूंगा सारे पैनलिस्ट से। खुदाई का ऑर्डर हुआ कहां? कितना बड़ा झूठ बोल सकते हो आप? सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट कमीशन का ऑर्डर हुआ है। एडवोकेट कमीशन में खुदाई नहीं होती है। ज्ञानव्यापी के केस में खुदाई का ऑर्डर नहीं हुआ, भोजशाला के केस में खुदाई का ऑर्डर नहीं हुआ, मथुरा के केस में खुदाई का ऑर्डर नहीं हुआ, संभल के केस में खुदाई का ऑर्डर नहीं हुआ। आप क्या बातें कर रहे हो? आपको केस के फैक्ट्स ही नहीं पता है और आप माननीय न्यायालय का अपमान कर रहे हो। अगर न्यायालय ने किसी चीज को एग्जामिन करने के बाद, देखने के बाद नोटिस जारी किया है और ऑर्डर पारित किया है तो उस ऑर्डर की कंप्लायंस होगी। और एक बात और कहना चाहता हूं, बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया है कि हमें बिना सुने आदेश पारित कर दिया गया और पूरी तरह हो हल्ला मचा हुआ है। भैया मैं आपको जजमेंट बता रहा हूं, 1989 1 SCC पेज 19 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि एडवोकेट कमीशन को अपॉइंट करने के लिए किसी को सुनने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एडवोकेट कमीशन का जो कार्य होता है वो फाइनल नहीं होता है। उसको आप हमेशा
खत्म कर सकते हैं और वो कोर्ट चाहे उसको कंफर्म करे ना करे। इट इज मियर ओपिनियन। यहाँ पे देखिए पृथ्वी जी कितना बड़ा बवाल मचाया गया कि एडवोकेट कमीशन से ओपिनियन भी ना ली जाए। और पता है उसका कारण क्या है? एक मूल कारण है कि एएसआई संरक्षित स्मारक है, एएसआई कब्जे से बाहर हो चुका है डेमोग्राफिक चेंज की वजह से। ये सारी बातें सिद्ध ना हो, इसलिए सारा हो हल्ला मचाया गया। अगर आप कानून को मानते हो, रूल ऑफ लॉ को मानते हो, तो एएसआई एक्ट 1958 में तो केंद्रीय एक्ट है, उसके तहत आप सेक्शन 16 और 18 में एएसआई को कब्जा दो, और वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है जो एएसआई के तहत आता है। तो एएसआई संरक्षित स्मारक है और 1920 में डिक्लेयर हुआ था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।